गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का मीनिंग, डेफिनेशन और जो एसेंशियल टर्मिनोलॉजी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के चैप्टर में वो समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और समझते हैं कि आज के जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स क्या है। फर्स्ट है, ये जो पॉइंट्स हैं मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ, इनको एग्जाम में 8 मार्क्स के तौर पर जो है पूछा जाता है। Who can employ an agent? अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसको हमें समझना है, ठीक है। Who can employ an agent, यानी जो एजेंट है उसको कौन व्यक्ति नियुक्त कर सकता है, एम्प्लॉय कर सकता है, उसके बारे में बताइए। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे उस समय हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया था, बट एग्जाम में 8 मार्क्स के तौर पर ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां पर आपको उसी प्रकार से इसे जो है एक्सप्लेन करना होगा। हमने प्रिंसिपल और जो एजेंट है उसके कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी की बात की थी। तो देखिए कौन व्यक्ति एजेंट नियुक्त कर सकता है या एम्प्लॉय कर सकता है। तो देखिए हमें 3 चीजें हैं उनको ध्यान में रखना है कि एक, जिस व्यक्ति में ये यानी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है, ठीक है ना, यानी अनुबंध करने की क्षमता होती है, तो वह व्यक्ति या अन्य व्यक्ति को एजेंट के तौर पर एम्प्लॉय कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। अब कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी कैसे हम डिफाइन करेंगे कि किसी पर्सन में है या फिर नहीं है। तो देखिए जो प्रिंसिपल है वो मेजर होना चाहिए, ठीक है ना। मेजर का मतलब क्या है, वयस्क होना चाहिए, ठीक है, यानी एक प्रकार से जो उसका एज है वो 18 साल या उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये है फर्स्ट। फिर उसके बाद जो सेकंड है वो है साउंड माइंड, यानी जो उसका मस्तिष्क है वह भी स्वस्थ होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, ठीक है ना। और किसी भी कानून के द्वारा, जो देश में प्रचलित कानून है उसके द्वारा उसे अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए या नहीं किया गया हो। तो 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स या 3 जो विशेषताएं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कोई व्यक्ति पूरा करता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल जो है कैपेसिटी है, वह अनुबंध कर सकता है, दूसरे व्यक्ति को एजेंट के तौर पर नियुक्त कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझते होंगे कि हु कैन एम्प्लॉय एन एजेंट, जब भी ये बात आए तो आप इन तीनों पॉइंट्स को जो है क्लियरली समझा सकते हैं कि कोई भी जो मेजर व्यक्ति है यानी वयस्क व्यक्ति है, स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है और किसी भी कानून के द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति नहीं है, तो वह अन्य व्यक्ति को अपने बिहाफ पर कार्य करने के लिए एजेंट के तौर पर नियुक्त कर सकता है। और देखिए ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है ये प्रिंसिपल की है, और ये प्रिंसिपल के पास जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है वो क्यों होनी जरूरी है। इसमें एक बात समझना है कि देखिए यदि प्रिंसिपल के बिहाफ पर एजेंट कोई कार्य करता है और यदि उस कार्य के संबंध में थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई लायबिलिटीज अराइज होती है, तो वह लायबिलिटी है उसको जो है प्रिंसिपल पूरा कर सके, प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सके उस लायबिलिटीज के लिए। इसलिए जो प्रिंसिपल है उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का होना जरूरी है। और कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए आप इन तीनों पॉइंट्स को समझ सकते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स है उसको समझते हैं। हु मे बी एन एजेंट, हु मे बी एन एजेंट, ठीक है। जो पहले वाला जो पॉइंट था यानी एजेंट को कौन व्यक्ति नियुक्त कर सकता है, उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए। दूसरे जो पॉइंट है उसके अंदर है कि कौन व्यक्ति एजेंट बन सकता है, यानी एजेंट बनने के लिए क्या किसी प्रकार की योग्यताएं या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्या पूरा करना जरूरी है। तो आइए समझते हैं। देखिए जो एजेंट है उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी प्रकार की योग्यता की या कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी की होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। यानी जो हमने प्रिंसिपल के लिए एलिजिबिलिटी की बात की थी कि वो प्रिंसिपल मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ ऑफ द लैंड, यानी देश के किसी भी कानून के द्वारा उसे अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति प्रिंसिपल बन सकता है। लेकिन जब हम बात एजेंट की कर रहे हैं तो एजेंट में भी ए माइनर और में भी ए मेजर, यानी एजेंट है वो माइनर भी हो सकता है और मेजर भी हो सकता है, ठीक है ना। एजेंट एक इडियट पर्सन भी हो सकता है, लुनेटिक पर्सन, पागल व्यक्ति, ठीक है ना, वह भी बन सकता है। साउंड माइंड, स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति वह भी बन सकता है। इसके अलावा जो डिस्क्वालिफाइड है किसी लॉ के द्वारा या किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, दिवालिया घोषित कर दिया, तो इस प्रकार के व्यक्ति भी एजेंट बन सकते हैं, ठीक है। तो एजेंट के पास जो है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होना जरूरी नहीं। अब आपसे कोई एक पर्सन पूछे कि क्या माइनर प्रिंसिपल बन सकता है, क्या माइनर एजेंट बन सकता है, तो उसका आंसर है कि माइनर कभी प्रिंसिपल नहीं बन सकता, बट माइनर एजेंट के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या है कि जनरली जो भी लायबिलिटीज अराइज होगी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, उन लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए जो है प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि एजेंट ने एजेंसी रिलेशनशिप में, एजेंसी अथॉरिटी में रह के कोई डील थर्ड पार्टी के साथ की है प्रिंसिपल के बिहाफ पर, तब उस कार्यों के लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा डायरेक्टली फॉर द थर्ड पार्टी। बट अब यहां पर एक बात और समझना है कि प्रिंसिपल का बेनिफिट किसमें है। प्रिंसिपल का बेनिफिट ये इसमें है कि जो एजेंट है वह एक प्रकार से जो मेजर इन एज हो, यानी उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी हो। क्योंकि यदि एजेंट की किसी नेग्लिजेंसी की वजह से या मिसबिहेवियर की वजह से या मिसकंडक्ट की वजह से कोई लॉस होता है, तो उस लॉस की भरपाई प्रिंसिपल करवा सकता है एजेंट से। यदि एजेंट जो मेजर है यानी उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है। यदि एजेंट के अंदर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है और उसने कोई मिसकंडक्ट किया या मिसबिहेव किया या फिर नेग्लिजेंसी है, उसकी वजह से प्रिंसिपल को लॉस हुआ, तो फिर प्रिंसिपल है एक प्रकार से जो माइनर जो एजेंट है उससे किसी प्रकार का जो है कंपनसेशन है वो नहीं प्राप्त कर सकता। तो ये यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो माइनर है वो एजेंट बन सकता है, बट माइनर है वो कभी प्रिंसिपल नहीं बन सकता, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट उसको डिस्कस करते हैं। Is consideration essential for a contract of agency? Is consideration essential for a contract of agency? अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में, जो एक स्टेटमेंट के तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी या एजेंसी के अनुबंध में प्रतिफल कंसिडरेशन जरूरी है। तो देखिए
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, बट कंसिडरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई एजेंट है, वो बिना किसी कमीशन के अपने प्रिंसिपल के लिए काम कर सकता है और एजेंट प्रिंसिपल से कमीशन भी प्राप्त कर सकता है। ये डिपेंड करता है उनके कॉन्ट्रेक्चुअल जो भी रिलेशनशिप है, एजेंसी रिलेशनशिप, उस पर। यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि देखिए, यदि कोई एजेंट प्रिंसिपल से कमीशन प्राप्त कर रहा है तो उस केस में वह जो भी काम उसको सौंपा गया है, जो भी कार्य प्रिंसिपल के द्वारा सौंपा गया है, उसको करने से मना नहीं कर सकता। यदि मना करता है तो फिर प्रिंसिपल एजेंट पर केस फाइल कर सकता है, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की मांग कर सकता है। नेक्स्ट है, यदि एजेंट ने बिना किसी प्रतिफल या कमीशन के प्रिंसिपल के लिए काम करने का जो है निश्चय किया है या कॉन्ट्रैक्ट किया है कि एजेंट है वो कोई कमीशन चार्ज नहीं करेगा प्रिंसिपल से, तो उस केस में क्या सिस्टम कि कार्य प्रारंभ होने से पहले एजेंट काम करने से मना कर सकता है, ठीक है ना, प्रिंसिपल को, ठीक है, किसी भी रीजन से। लेकिन यदि कार्य प्रारंभ हो जाता है तब वह उस कार्य में लापरवाही नहीं बरत सकता। एजेंट को उसी तरीके से, उसी जिम्मेदारी से कार्य करना पड़ेगा जैसा कि एक प्रतिफल के आधार पर प्रिंसिपल कार्य करता है। आप इस बात को ध्यान से समझें कि यदि ये दो प्रकार के एजेंट हो सकते हैं, एक प्रतिफल के लिए काम करने वाला और दूसरा बिना प्रतिफल के लिए काम करने वाला, ठीक है, यानी एजेंट वर्किंग फॉर कंसिडरेशन और एजेंट नॉट वर्किंग फॉर कंसिडरेशन, ठीक है ना। अब देखिए, यदि जो कंसिडरेशन के लिए काम कर रहा है तो उसे तो वह सब कार्य पूरा करना पड़ेगा जो उसके प्रिंसिपल ने उसे जो है अलॉट किया है या असाइन किया है। बट जो एजेंट बिना कंसिडरेशन के काम करते हैं वह उस समय तक कार्य करने से मना कर सकते हैं जब कार्य शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन यदि उन्होंने कार्य शुरू कर दिया है पर अब बीच के अंदर को मना नहीं कर सकते, ना ही उस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही कर सकते हैं, और इस प्रकार के जो बिना प्रतिफल वाले या एजेंट्स विदाउट वर्किंग विदाउट कंसिडरेशन, उनका भी वही ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जैसा कि जो एजेंट है वो कंसिडरेशन या प्रतिफल के लिए काम करते हैं। यानी लापरवाही है वो एजेंसी रिलेशनशिप में यदि एजेंट के द्वारा की जाती है, चाहे वह कंसिडरेशन के लिए काम करता हो या बिना कंसिडरेशन के लिए काम करता हो, कोई लॉस होता है एजेंट के मिसबिहेवियर, नेग्लिजेंसी की वजह से या मिसकंडक्ट की वजह से, तो उस केस में जो प्रिंसिपल है डायरेक्टली एजेंट से जो लॉस है उसको क्लेम कर सकता है या लॉस है उसको उसके लिए कंपनसेशन प्राप्त कर सकता है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट समझे हैं कि क्या जो एजेंट कौन व्यक्ति नियुक्त कर सकता है, एजेंट नियुक्त करने वाले व्यक्ति की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, यानी प्रिंसिपल की योग्यता या एलिजिबिलिटी से क्या मतलब है। उसके बाद हमने जो एजेंट की एलिजिबिलिटी की बात की, यानी एजेंट में किस प्रकार की जो एलिजिबिलिटी है या योग्यता है वो होनी चाहिए। और उसके बाद लास्ट है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कंसिडरेशन जरूरी है या नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो एजेंट है और सर्वेंट है, इन दोनों में क्या अंतर है। साधारण अंतर आपने को पता है, बट हमें यदि एग्जाम में पूछे 8 मार्क्स के तौर पर तो उसको किस प्रकार से लिखना है, तो इसके बारे में समझते हैं। आप चाहे तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं या वीडियो पॉज करके, और चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
distinction between agent and servant ठीक है। यानी जो एजेंट है और सर्वेंट यानी नौकर, उनमें क्या अंतर है। तो इसके लिए हम यहां पर जो 3 कॉलम है वह बनाते हैं। सबसे पहले अब फर्स्ट है बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन यहां पर हम एजेंट के बारे में लिखेंगे। उसके बाद है सर्वेंट। अब देखिए शुरुआत करते हैं। वैसे एजेंट है वह अलग प्रकार का जो है अलग प्रकार के जो कंट्रोलिंग जो है सिस्टम में काम करता है। जो सर्वेंट है उसका जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है वो अलग होता है। दोनों का रेम्युनरेशन भी जो है अलग अलग प्रकार से दिया जाता है। तो आइए डिटेल से समझते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं स्कोप ऑफ अथॉरिटी। स्कोप ऑफ अथॉरिटी अब देखिए एन एजेंट कैन क्रिएट कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी contractual relationship between the principal and third party ठीक है। सर्वेंट का क्या पोजीशन है इसको भी समझते हैं। सर्वेंट कैन नॉट क्रिएट contractual relationship between third party and principal। अब देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि जो एजेंट होता है वह यहाँ पर जो हम एक प्रकार से प्रिंसिपल लिख सकते हैं या जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, एम्प्लॉयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो एजेंट है उसका काम क्या है, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप डेवलप करना, ठीक है, ये एजेंट का काम है।
और जो सर्वेंट क्या करता है, सर्वेंट कभी भी अपने एम्प्लॉयर के लिए जो थर्ड पार्टी है उसके साथ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं करता, ठीक है ना। जो है एक प्रकार से यदि एजेंट जो कॉन्ट्रैक्टर है, सॉरी जो सर्वेंट है, सर्वेंट को यदि किसी थर्ड पार्टी के साथ जो यदि कोई कार्य करना है तो वो खुद के बिहाफ पर करता है, या जो सर्वेंट का कार्य है वह अपने जो एम्प्लॉयर है उसके लिए कार्य करता है, यानी एम्प्लॉयर के लिए किसी थर्ड पार्टी के बीच जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का काम है वो सर्वेंट का नहीं होता है, ठीक है ना। सर्वेंट आप देखिए, कोई व्यक्ति कहीं किसी कंपनी में जॉब करता है, ठीक है, तो उसका काम क्या है, उस कंपनी के लिए काम करे, जॉब जो भी काम उसे असाइन किया जाता है, लेकिन उससे ये काम बिल्कुल नहीं करवाया जाता कि वह एक जो अपने एम्प्लॉयर के लिए किसी अन्य के व्यक्ति के साथ डील करे और उन दोनों के मध्य जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है उसको डेवलप करे। बट एजेंट का काम डिफरेंट है। आप एग्जांपल ले LIC कंपनी का। LIC कंपनी के जो एजेंट होते हैं वो लोगों को LIC कंपनी के साथ जोड़ते हैं। किस प्रकार से जोड़ते हैं? लोगों का इंश्योरेंस करते हैं, ठीक है ना, और फिर वो जो इंश्योरेंस होता है वो एजेंट और जो पॉलिसी होल्डर है उसके मध्य नहीं है। जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है एजेंट के माध्यम से, वो कॉन्ट्रैक्ट बीमा कंपनी और पॉलिसी होल्डर के मध्य होता है। यानी जो एजेंट क्या कर रहा है, एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी के बीच कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप डेवलप करने का कार्य करता है। वेयर सर्वेंट वर्क फॉर देयर employer, not work as a agent to develop a contractual relation between employer and third party, ठीक है ना। तो इस बात को आपको समझना है कि एजेंट का रोल अलग है और सर्वेंट का रोल अलग है, ठीक। उसके बाद हम जो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको भी समझेंगे। रेमुनरेशन, रेमुनरेशन, ठीक है। रेमुनरेशन के आधार पर इनमें क्या अंतर है, ठीक है, मैं इनको अलग कर देता हूं। An agent receive commission for his service. An agent receive commission for his services whereas servant receive सैलरी और वेजेज फॉर हिज सर्विसेज। अब देखिए, जो एजेंट है उसे अपने कार्यों के बदले क्या मिलता है? कमीशन। और जो सर्वेंट है उसे अपने सेवा के बदले या कार्यों के बदले जो वेजेस या सैलरी मिलते हैं। आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जो LIC कंपनी में एजेंट के तौर पर कार्य करते हैं तो उन्हें कमीशन मिलता है, ठीक है, सैलरी नहीं होती उनकी, ठीक है ना, उनको कमीशन दिया जाता है जितना कि वो पॉलिसी सेल करेंगे। बट यदि हम बात करें किसी कर्मचारी की या किसी सर्वेंट की, ठीक है ना, कर्मचारी भी एक प्रकार से सर्वेंट है, ठीक है ना, तो उसको कोई कमीशन नहीं मिलता। उसको यदि मंथली बेसिस पे हो रहा है तो उसको सैलरी हो गया, ठीक है ना। यदि उसका डेली जो के हिसाब से उसको पेमेंट कर रहे हैं तो फिर वो डेली वेजेज हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोनों में रेमुनरेशन के आधार पर भी बहुत बड़ा अंतर है। जो थर्ड डिफरेंस है उसको समझेंगे। ऑन हुज बिहाफ
बिहाफ अब देखिए यहां पर ऑन ये हमने लिखा देखो ऑन हुज बिहाफ, यानी कितने के बिहाफ पर या किसके बिहाफ पर काम कर सकते हैं, एजेंट और सर्वेंट की बात हो रही है, ठीक है ना। एक प्रकार से यहां पर जो नंबर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रिंसिपल, यहां पर नंबर ऑफ जो प्रिंसिपल्स है उसको बताया जा रहा है। नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स, अब देखिए जो एजेंट का क्या सिस्टम है, एजेंट में वर्क फॉर, एजेंट में वर्क फॉर सेवरल प्रिंसिपल्स, several principles at the same time, at the same time a servant can serve single employer at the same time, बहुत ही ये महत्वपूर्ण डिफरेंस है। अब देखिए जो एजेंट होता है वह एक समय नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स के लिए काम कर सकता है, यानी एक से अधिक प्रिंसिपल के लिए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि एक एजेंट है LIC का, वो LIC की पॉलिसी सेल करता है, यानी LIC कंपनी के एजेंट के तौर पे कार्य कर रहा है। और SBI जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी पॉलिसी भी सेल करता है, बिरला इंश्योरेंस है उसकी पॉलिसी भी सेल कर रहा है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग प्रकार की जो पॉलिसीज हैं, रिलायंस इंश्योरेंस है उसकी पॉलिसी भी सेल कर रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि एजेंट एक ही समय में कई प्रिंसिपल के लिए कार्य कर सकता है। और होता ही है जनरली जो एजेंट्स होते हैं, आप बहुत बार जैसे मर्केंटाइल एजेंट की हम बात करते हैं, तो मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है कि अपने प्रिंसिपल के लिए जो है प्रोडक्ट है उसको सेल करता है, डील करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक मर्केंटाइल एजेंट है, अलग अलग सप्लायर या अलग अलग प्रिंसिपल के तरफ से जो है थर्ड पार्टी के साथ डील कर सकता है। बट यदि हम सर्वेंट की बात करें तो सर्वेंट एक समय केवल एक ही मास्टर, मालिक या फिर उसका जो एम्प्लॉयर है उसके लिए कार्य कर सकता है। आप यदि किसी कंपनी में काम करेंगे तो आप एक समय एक ही कंपनी में काम कर सकते हैं, ठीक है ना, उसी समय दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकते। बट एक एजेंट है वो एक समय पर अलग अलग कंपनियों के एजेंट के तौर पर कार्य कर सकता है। पॉलिसी यदि पॉलिसी एजेंट है तो वो पॉलिसी सेल कर सकता है, ठीक है ना। तो ये एजेंट के अंदर ये अंतर है, यानी एजेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स, ठीक है ना, के लिए काम कर सकता है, बट सर्वेंट है केवल सिंगल मास्टर या एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकता है। ओके, इन जो तीन डिफरेंसेस को आप नोट करें, इसके बाद हम जो नेक्स्ट डिफरेंस है उनको पढ़ेंगे।
ओके, नेक्स्ट जो डिफरेंस है वह है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन ठीक है ना, यानी कंसिडरेशन के आधार पर, प्रतिफल के आधार पर डिफरेंस क्या है उसको भी हम यहां पर समझते हैं। देखिए फर्स्ट एजेंट की बात करते हैं। एजेंट में वर्क विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, सर्वेंट कांट वर्क विदाउट रेम्युनरेशन। अब देखिए इन पॉइंट्स को हमें समझना है बहुत अच्छी तरीके से कि एजेंट है वो बिना प्रतिफल या कमीशन के काम कर सकता है, बट जो सर्वेंट है वो बिना रेम्युनरेशन, बिना वेजेस या सैलरी के काम नहीं करता। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मुझे मेरे पास एक प्लॉट है और वह बेचना है, ठीक है ना, तो मुझे कोई बायर नहीं मिल रहा है, तो मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क किया। प्रॉपर्टी डीलर क्या है, मेरा दोस्त है, फ्रेंड है। मैंने उससे कहा कि यदि तुम्हारे पास, तुम प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हो, तुम्हारे पास यदि कोई प्लॉट को खरीदने वाला ग्राहक हो, बायर हो, तो तुम उसको जो है मेरे से मिलवा सकते हो या इस प्रॉपर्टी की या प्लॉट की डील कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो प्रॉपर्टी डीलर है वो मेरा फ्रेंड है, उसने मुझसे किसी प्रकार का कमीशन नहीं लिया, और जिस व्यक्ति को सेल कर रहा है उससे भी उसने कोई कमीशन नहीं लिया, क्योंकि वो जो बायर है वो उस प्रॉपर्टी डीलर का भी फ्रेंड है। तो यहाँ पर ये बात समझना है कि एजेंट यहाँ पर देखिए बिना किसी कमीशन के जो है प्रॉपर्टी ओनर से प्रॉपर्टी बायर को प्रॉपर्टी सेल करवा सकता है या कर रहा है। बट यदि हम बात करें सर्वेंट की, तो क्या सर्वेंट कभी बिना मजदूरी के, बिना वेजेस के, बिना सैलरी के काम कर सकता है? आप दूसरे की बात छोड़ दें, क्या आप कहीं पर भी बिना किसी मॉनेटरी कंसिडरेशन के, प्रतिफल के, सैलरी के, वेजेस के काम कर सकते हैं? आंसर इज नो। तो सर्वेंट कभी भी बिना रेम्युनरेशन के काम नहीं करता है, बट एजेंट है वो मेन वर्क विदाउट कंसिडरेशन, यानी वह कंसिडरेशन और बिना कंसिडरेशन के भी काम कर सकता है। कौन? एजेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोल। कंट्रोल के बेसिस पे जो डिफरेंस क्या है ये अपन समझते हैं। An agent is not subject to direct control and supervision of the principal. Direct control and supervision of the principal he is often direction. He is often follow direction. दूसरी तरफ हम बात करते हैं सर्वेंट का, उसमें क्या सिस्टम है? सर्वेंट
कंट्रोल एंड सुपरविजन of his master and follow his all reasonable order। अब देखिए जो कंट्रोल के बेसिस पे क्या डिफरेंस है एजेंट और सर्वेंट में। एजेंट होता है वह डायरेक्टली अपने प्रिंसिपल की कंट्रोल और सुपरविजन में काम नहीं करता है, केवल अपने प्रिंसिपल के जो डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो करता है। एग्जांपल के तौर पे देखिए एलआईसी का एजेंट है, क्या एलआईसी कंपनी के पूरे नियंत्रण में रह के काम करता है? ऐसा नहीं, केवल एलआईसी कंपनी ने उसको डायरेक्ट किया है कि किस प्रकार से पॉलिसी बेचना है या पॉलिसी करना है लोगों का, तो वह उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए एजेंसी बिजनेस में कार्य करता है। बट यदि हम सर्वेंट की बात करें तो सर्वेंट होता है वो डायरेक्ट अपने जो मास्टर है या एम्प्लॉयर है उसके नियंत्रण में या सुपरविजन में कार्य करता है, और जो भी उसे ऑर्डर मिलता है, आदेश मिलता है, वह उस आदेश की पालना करता है, ठीक है ना, या उस आदेश को मानता है। ये सर्वेंट के केस में होता है। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल। लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल अब ये है प्रिंसिपल की लायबिलिटी के आधार पर क्या डिफरेंस है एजेंट एंड सर्वेंट में। देखिए जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इज लायबल फॉर प्रिंसिपल इज liable for all the wrongful acts of his agent which are within the scope of authority, which are within scope of his authority, सर्वेंट में क्या है इसको भी समझते हैं। मास्टर is bound by the wrongful acts of his servant, if done during the employment
अब देखिए इसमें दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, आपको ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा क्लियरली, पर फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जो एजेंट है, एजेंट के द्वारा यदि एजेंसी रिलेशनशिप में रहकर और जो उसे अथॉरिटी या अधिकार सौंपे हैं प्रिंसिपल ने, उन अथॉरिटी या अधिकारों के अंदर रहकर यदि एजेंट कोई कार्य करता है तो उसके संबंध में यदि थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई लायबिलिटीज अराइज होती है तो फिर प्रिंसिपल क्या होगा, लायबल होगा। ठीक है ना, यानी यदि एजेंट एजेंसी रिलेशनशिप में रहकर कोई कार्य करता है और थर्ड पार्टी के अगेंस्ट को लायबिलिटी अराइज होती है तो फिर प्रिंसिपल लायबल। सर्वेंट के केस में क्या है कि यदि सर्वेंट जब काम कर रहा है, यानी जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी काम के दौरान यदि कुछ भी रॉन्गफुल एक्ट करता है तो उन सभी कार्यों के लिए जो एम्प्लॉयर है वह लायबल होगा। ठीक है, और वह बाउंड होता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है कि मैं देखिए एक कोई कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, वह दवाई बनाने का काम करती है, तो वहां पर कर्मचारी काम कर रहे हैं। यदि कर्मचारियों ने कोई सब स्टैंडर्ड का मेडिसिन बना दिया, मैन्युफैक्चर कर दिया, तो उसके लिए वह कर्मचारी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, और एजेंट के केस में क्या होता है कि यदि एजेंट ने कंपनी के द्वारा बताए गए, जैसे हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, एजेंट ने कंपनी के द्वारा बताई गई शर्तों, टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही लोगों का पॉलिसी किया है, और यदि फ्यूचर के अंदर कोई क्लेम अराइज होता है फॉर थर्ड पार्टी अगेंस्ट थर्ड पार्टी, तो उस केस में एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये डिफरेंस है बिटवीन एजेंट एंड सर्वेंट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर और एजेंट यानी स्वतंत्र ठेकेदार और एजेंट में क्या अंतर होता है। तो आज के लिए